हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को, जिसका पेपर 9 तारीख को है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हमने एक और प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और समझिए कि हमने कैसे अपठित गद्यांश को सॉल्व करना है, कैसे हमें व्याकरण खंड को सॉल्व करना है, कैसे हमें भाषा बुक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला गद्यांश दिया है, जिसको पढ़ के आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वो उतना सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों में जूझने की क्षमता विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाते हैं। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीतल वायु में मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है। कभी कभी यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती। यह बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतने ही सटीक हैं। व्यक्ति तथा समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या बसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक होते हैं। एक या भाव में दूसरे में आनंद कहाँ। सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है। इसके लिए हमारे अंदर की ऊर्जा जागती है। दुख से कोई भी भाग नहीं सकता, उसे जूझना ही पड़ता है। पहियों की तीलियों की भांति सुख दुख ऊपर नीचे होते हैं। जीवन में चक्र ही है और चक्र टिकता नहीं, गतिशील रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य दुखों का सामना करने में सबल कैसे बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली लाइन में आपको दिया था कि विपरीत परिस्थितियों को जूझने से मनुष्य की क्या होती है, किसी परिस्थिति जूझने से क्षमता का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक, पहले का आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की पहली लाइन ही पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बोला है ना, जीवन विपरीत स्थितियों से जूझने से ठीक क्षमता का विकास होता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने से क्षमता का विकास होता है। ठीक, यही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यही विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि सुख की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है। आपको इसमें दिया था सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे आपने इसमें पढ़ा था, सुख की अनुभूति के लिए आगे देख सकते हैं, हाँ, सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होना आवश्यक है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दुख की अनुभूति होना आवश्यक नहीं है, गलत है। दुख की अनुभूति से हमारे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। दुख की अनुभूति से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, दुख की अनुभूति से परिस्थिति से जूझने की क्षमता मिलती है, सही है। दुख की अनुभूति से हमें क्या होता है, परिस्थितियों से जूझने की क्या मिलती है, क्षमता मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल। पहिए का उल्लेख क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है पहिया कभी टिकता नहीं है, सदैव गतिशील रहता है। पहियों की तरह जीवन एक चक्र नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। पहियों की तीलियों की भांति सुख दुख ऊपर नीचे नहीं होते हैं, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल इसे पहिया टिकता नहीं है, सदैव गतिशील रहता है। ठीक, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ठीक, दुख सुख दोनों जीवन के क्या है, पूरक हैं, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक, सुख दुख एक मौसम है, सुख दुख भरा जीवन, ये सभी ठीक। तो जो इसका प्रीफर सबसे अच्छा लग रहा है, सुख दुख दोनों क्या है, जीवन के पूरक है, पहला वाला ऑप्शन आप टिक लगाएंगे। ठीक, मनुष्य के जीवन में कौन सी बातें सटीक हैं। सुख दुख दोनों आना अहितकारी नहीं है। ठीक, अहितकारी नहीं है। ठीक, दूसरा दिया है मौसम की प्रतिकूलता हमारे हित में नहीं है। तीसरा दिया है मनुष्य के जीवन में सुख दुख का संबंध है। चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मनुष्य के जीवन में सुख दुख का संबंध है, सुख दुख दोनों का आना अहितकारी नहीं है। ठीक, अहितकारी नहीं है, गलत दिया है, यानी अहितकारी हितकारी नहीं है। ठीक, तो इसका जो पांचवी का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा क्या होगा, मनुष्य के जीवन में कौन सी बात सटीक है, सुख दुख दोनों आना अहितकारी नहीं है। इसका जो पहला क्या है, पहला आंसर क्या है, सही है। नो, इसका आप देखते हैं तो मनुष्य के जीवन में सुख दुख का संबंध है, ये भी आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक, तो आप ऑप्शन ग लगाइए, इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। ठीक, ऑप्शन ग लगाइए।
ठीक, इसके बाद अगला पैसेज पढ़ते हैं। आपको पेपर में भी ऐसे ही होगा, दो पैराग्राफ दिए होंगे, दो गद्यांश, उनको पढ़ के एक किसी को करना होगा। ठीक, पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार है। दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक होता है हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक जीवन की समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए उतना ही आवश्यक भी है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ न कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। हमारे पड़ोसी अमीर हो या गरीब, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में होता है। पड़ोसी से परहेज करना अथवा उसे कटे कटे रहना में अपना ही हानि है, क्योंकि किसी भी आकस्मिक विपदा तथा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदार तथा परिवार को बुलाने में समय लगता है। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त सहायक हो सकते हैं। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे अच्छा संबंध रखना चाहिए। हमें पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते, उसे सहानुभूति नहीं रख सकते, उसके सुख दुख का आदान प्रदान नहीं कर सकता, तो उसे सुख और आनंद के क्षणों में शामिल नहीं हो सकता, वो भला अपने समाज और देश के साथ भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ेगा। विश्व बंधुत्व की बात भी मायने रखता है जब हम अपने पड़ोसी से निभाना सीखें। ठीक, तो फ्रेंड्स इसका जो देखते हैं अब इसके पैसेज पे ही जो पद्यांश गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। लेखक ने सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार किससे बताया है, तो आप पहले ही लाइन में पढ़ सकते थे। क्या दिया था? पड़ोसी को। देख सकते थे पड़ोस समाज के ताने बाने का क्या है? महत्वपूर्ण आधार है, दिया है पड़ोस। तो सर लेखक ने पड़ोसी को किसकी उपमा दी है? ठीक, तो इसका जो तारणहार, कामचोर, विश्वस्त सहायक, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जा सकते हैं। जितना स्वाभाविक है पड़ोसी का सामाजिक आनंद को सामंजस्य बिठाना, हमारे पड़ोसी हमारे गरीब, इतना पड़ोसी परहेज करना, कटे पटे अस्वस्थ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही पड़ोसी सबसे अधिक विश्वस्त सहायक होता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो आप विश्वस्त सहायक यहाँ से आप टिक लगाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ग। ठीक, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम पड़ोसी से निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उसके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा दिया है उनके सुख दुख आनंद के क्षणों में शामिल होना चाहिए। तीसरा दिया है दुख में उनसे सच्ची सहानुभूति रखते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। सही है। ठीक, चौथा दिया है उपयुक्त सभी, तो आप क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेखक ने विश्व बंधुत्व की बात आपको पता है किससे की थी? पड़ोसी किससे की थी? किससे की थी? लेखक ने यहाँ पे देख सकते हैं विश्व बंधुत्व की बात जब आती है, विश्व बंधुत्व की बात तभी रखी जाती है पड़ोसी। ठीक, पड़ोसी से की है। ठीक, ने किससे की है? पड़ोसी से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। पड़ोसी के साथ संबंध रखना हमारे हित में किस तरह से है? ठीक, तो आपको पढ़े थे आकस्मिक आपदा में आवश्यकता के समय हमारे काम आता है। ठीक, हमारे घर पर सदैव निगाह लगाए रखता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? बिल्कुल ये सही है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया था। ठीक ना, पड़ोसी आकस्मिक आपदा में क्या होता है? हमारे काम आता है। इस लाइन में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके पास पद्यांश दिया है। ठीक, 2 पद्यांश दिया है, उसमें से आपको एक करना है। पढ़ते हैं इसको। क्या कुटिल व्यंग्य दीनता वेदना से अधीर आशा से जिनका नाम रात दिन जपती है, दिल्ली के वे देवता रोज रोज कहते हैं कुछ और धीरज धरो, किस्मत अब छपती है। किस्मत में रोज छप रही मगर जलधार कहा, प्यासी हरियाली सुख रही खेतों में, निर्धन का धन पी रहे लोभ के प्रेत छपे, पानी विलीन होता जाता है रेतों में। ठीक, हिल रहा देश कुत्सा के जिन आघातों से, वो नींद तुम्हें ही नहीं सुनाई पड़ते हैं। निर्माणों के प्रहरियों तुम्हें ही चोरों के काल चेहरे क्यों नहीं दिखाई ते हाथ, तो होश करो दिल्ली के देवो होश करो, सब दिन में यह मोहिनी न चलने वाली है, होती जाती है धर्म दिशाओं की सांसें, मिट्टी फिर कोई आग उगलने वाली है। तो देखते हैं इसके बेस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे। गरीबों के प्रति कुटिल व्यंग्य क्या है? धीरज रखने का अनुरोध। देखते हैं ना, यहाँ पे बार बार जो हमारे शासक होते हैं, नेता होते हैं जो दिल्ली में रहते हैं, क्या बोलते हैं? धीरज रखने को कहते हैं। गरीबों के प्रति धीरज रखो, भाग्य पलटने का आश्वासन। तीसरा कुछ काम करने का आग्रह। चौथा दिया है वेदना और अधीरता। तो पहला का जो राइट आंसर होगा, पहले का लोग क्या कहते हैं? भाग्य पलटने वाला। कोई भी नेता आता तो यही कहता, क्या? भाग्य पलटने वाली है। आशा में जिनका रात दिन दिल्ली के देवता रोज कहते हैं कुछ धीरज रखो, किस्मत अब छपती है, किस्मती है प्यासी हरियाली। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा किस्मत अब छपती है, यानी भाग्य पलटने वाली है। ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिल्ली के देवता किसे कहा गया है? शक्तिशाली शासक जो दिल्ली में रहते हैं हमारे, उनको
क्या कहा गया है, दिल्ली के देवता उनको कहा गया है, शक्तिशाली शासक जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर कौन सी पंक्ति में परिवर्तन होने की चेतावनी दी जा रही है। ठीक, आप देख सकते थे यहाँ पे जो लास्ट पंक्ति थी, मिट्टी में फिर कोई आग उगलने वाली है। ठीक, ये वाली जो पंक्ति थी, इससे क्या होता है, परिवर्तन की बात कही जा रही है। ठीक ना, तीसरे का जो ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी विलीन होता जाता है ऋतु में, कथन का आशय है। ठीक, चौथा का जो राइट आंसर होगा, इसका पहला दिया है, सिंचाई नहीं हो पाती, वर्षा पर्याप्त नहीं होती, गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, रेतों में खेती नहीं हो सकती। सो चौथे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई, पानी विलीन होता जाता है रेतों में। इसका मतलब क्या है, निर्धन धन पी रहे, लोभ के प्रेत छपे। निर्धन का धन पी रहे, यानी जो सुविधाएं हैं वो जो गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, निर्माण के प्रहरी अनदेखी करते हैं वैभवशाली लोगों की, दिल्ली के देवों की, हरे भरे खेतों के, चोरों और भ्रष्टाचारों की। ठीक, निर्माण जो माने जो हमारे नेता होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक, उनसे तो पैसा जो कुछ होता है निकलता है, लेकिन बीच में चोर होते हैं, भ्रष्टाचार लोग होते हैं, जो लोगों का पैसा, जो लोगों की सुविधाएं नहीं पहुंचने देते थे। तो आखिर में ये जो प्रहरी होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। ठीक, देखते नहीं हैं, ठीक, अनदेखी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर घ है। ठीक, अगला एक और आपके पास पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है। ठीक, निर्माण ये हो गया, ओ देशवासियों बैठ न जाओ पत्थर से। ठीक ना, ओ देशवासियों बैठ न जाओ पत्थर से, नीचे लेते हैं इसको थोड़ा, ओ देशवासियों बैठ न जाओ पत्थर से, ओ देशवासियों रो मत तुम यूं निर्झर से, दरख्वास्त करे आओ कुछ अपने ईश्वर से, वह सुनता है गमजादों और जिंदों की, जब सारा सरकता साल लगता जगजीवन से, अभिषिक्त करे आओ अपने को इस प्रण से, हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से, दुनिया ऊंचे आदर्शों की उम्मीदों की। ठीक, साधना एक युग युग अंतर में ठनी रहे, यह भूमि बुद्ध बापू से सुत की जनी रहे, प्रार्थना एक युग युग तक पृथ्वी बनी रहे, यह जाति योगियों संतों की और शहीदों की। तो फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या बोला गया है, कवि देशवासियों को क्या कहना चाहता है, निराशा और जड़ता छोड़ो। पहली लाइन में ही बोला गया है, ठीक, बैठे मत रहो पत्थर से। ठीक, पहली लाइन में बोला था ना, बैठे न जाओ पत्थर से, यानी पत्थर जो है जड़ता का प्रतीक है। ठीक, आप देख सकते हैं पत्थर वत्थर क्या है, जड़ता का प्रतीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, निराशा और जड़ता छोड़ो, जागो और आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो करो। ठीक, ये जड़ता की प्रतीक है। ठीक, निराशा और जड़ता की, ठीक, छोड़ने को कहता है कवि है। देशवासियों को क्या कहना है, निराशा और जड़ता। कवि किसकी और किससे प्रार्थना कर रहा है, ठीक, भगवान और जनता से, दुखी लोगों और ईश्वर की, देशवासी और सरकार की, युवा वर्ग और ब्रिटिश सत्ता की। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, कवि किससे प्रार्थना कर रहे हैं, जो युवा वर्ग है उनको, क्या, ब्रिटिश सत्ता से। ठीक ना, ब्रिटिश सत्ता। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसी समय की, ओ देशवासियों बैठ न जाओ पत्थर से, दरख्वास्त करे आओ अपने ईश्वर से। ठीक ना, उस समय जो भी थे ब्रिटिश थे तो वो लोग अपने आप को भगवान मानते थे। इसी वर्ष से वो क्या कह रहे हैं, गमजादो और रेजदो की, जब सारा सरकता साथ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, कवि शिकायत किससे करना चाहता है, जो युवा लोग हैं उनको बोलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे शिकायत करो, कंप्लेन करो। ठीक, कवि भारतीयों में कौन कौन सा संकल्प लेने को कहता है, हम भारत को कभी ना मिटने देंगे, ये भी तो सही है। जीवन में सार तत्वों को बनाए रखने के, उच्च आदर्श और आशा के महत्व बनाए रखेंगे। ठीक, जग जीवन को सरमता को अभिषिक्त करेंगे। ठीक, तो तीसरे का देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं पोएम में क्या बोला है। प्रार्थना, हाँ, सब सार सरकता सा लगता जग जीवन से, अभिषिक्त करे आओ अपने इस प्रण से, मिटने देंगे भारत को, दुनिया में ऊंचे आदर्शों की उम्मीदों की। देख सकते हैं ना, आदर्श और उम्मीद की। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, युवा कवि किसकी प्रार्थना करता है, उच्च आदर्श और आशा को महत्व बनाए रखने की, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, चौथे पे चलते हैं, यह भूमि बुद्ध बापू से सुत जनी रहे, माने बुद्ध और बापू जैसे लोग क्या लेते रहे, जन्म लेते रहे, यह बात कही गई है चौथे में। ठीक, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा, यह धरती भूपी जैसी, यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का आपका, इस भूमि पर बुद्ध और बापू लोग जैसे जन्म लेते रहे। ख, ठीक, जनी रहे माने जन्म लेते रहे, यहाँ पे हरदम ऐसे लोग रहे। ठीक, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं,
ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए इन्होंने कवि क्या प्रार्थना करता है 5वां का। ठीक, योगी संत और शहीदों का हम सब सम्मान करें, युगों युगों तक यह धरती बनी रहे। ठीक, आप देख सकते थे इसका जो राइट आंसर था, कवि यही प्रार्थना करता है भारत के योगी संत और शहीद अवतार लेते रहें, धरती माँ का वंदन करते रहें और भारत के युग संत और शहीद अवतार लेते रहें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये पोएम को आप ऊपर पढ़ सकते हैं। इसमें बोला है ना लास्ट वाली लाइन में, यह भूमि बुद्ध बापू की सुत जनी रहे, यानी जन्म लेते रहे, प्रार्थना एक युगो युगो पृथ्वी पर बनी रहे, ये जात योगी और संतों की। यानी क्या लोग ये हरदम क्या होते रहे, भारत में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहे। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको जब भी आपको अपठित गद्यांश करना हो, पद्यांश करना हो, तो उसको एक बार थॉरली पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप पद्यांश पे जाइए, देखिए कि वो लाइन आपको कहाँ दिख रही है, फिर आप वहाँ से टिक लगाइए। ठीक, आपको कभी ऐसा भी लगता है कि 2 आंसर हो सकते हैं, पर आपको उसमें क्या करना है, छांटना है कि कौन प्रीफर करता है, कौन ज़्यादा क्लोज है। ठीक, उसके बाद अब हम लोग करते हैं व्याकरण सेक्शन को। व्याकरण सेक्शन पे बढ़ते हैं। व्याकरण सेक्शन के 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पहला दिया निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर करना है। ठीक है, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था, संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको। तो जो संयुक्त वाक्य होते हैं यानी 2 सरल वाक्य होते हैं और योजक फल और ठीक ना, योजक शब्द से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, इसमें मैंने उस व्यक्ति को देखा हुआ पीड़ा से करा रहा था। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इसमें क्या है, पहला अगर इसमें इसको ढक देते हो, ठीक, तो पीड़ा से करा रहा था, ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ये मिश्र टाइप का है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, मैंने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा हुआ पीड़ा से करा रहा था, ये भी नहीं होगा। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह पीड़ा से क्या करा रहा था, वह पीड़ा से करा रहा था। ठीक, तो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग। तीसरे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। इसे सरल वाक्य में बदलना है तो आप बदल सकते हैं, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरे का राइट आंसर आप देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन हमको सही लग रहा है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ही सही है। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। ठीक, तीसरे का जो आपको बताना है, आपको जो तीसरा है वह पुस्तक कौन सी है, यानी इसके ऊपर आपको रेखांकित किया गया है, बताना है। ठीक, तो ये जो है आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक, क्योंकि इसका तो अर्थ निकल रहा है ना, वह पुस्तक कौन सी है। इसको ढक के अगर आप पढ़ते हैं जो आपको पसंद है, तो ये क्या आश्रित उपवाक्य है, लेकिन ये क्या है, ये जो पहला दिया है ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक, तो इसका जो क्या है, प्रधान उपवाक्य मुख्य, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में मिश्र वाक्य कौन से है। मिश्र वाक्य यानी जिसमें क्या हो, एक मेन वाक्य हो, उसके बाद आश्रित उपवाक्य। कश्मीरी गेट से निकलना कब रहा है, वहाँ ताबूत उतर गया। ठीक, तो चौथे का जो राइट आंसर होगा देख सकते हैं, कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह पर उनका ताबूत उतर गया। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट में जो निकलसन कब्रगाह है वहाँ उनका ताबूत निकाला गया। कश्मीरी गेट में जो निकलसन कब्रगाह है वहाँ उनका ताबूत उतारा गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट, इसको अगर ढकते हैं तो कश्मीरी गेट में जो कब्रगाह है, यानी इसका मतलब क्या है, अभी कोई इससे अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक ना, तो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे आप जो वर्ड देख सकते हैं, ठीक ना, जनरली मैं जब विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज, रचना के आधार पर वाक्य के वाक्य के भेद बताइए। जो 5वां का जो राइट आंसर होगा ये तुम्हारा, मैं जब इस विद्यालय पहुंचा तो, ठीक ना, घंटी बज चुकी थी। ठीक, मैं जब विद्यालय पहुंचा तो घंटी, इसको ढक दीजिए इसको। फिर अब देखिए, मैं जब विद्यालय पहुंचा तो, इसका कोई मतलब तो नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या है, तुम्हारा मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक ना, क्योंकि इसमें दोनों वाक्य है, मेन वाक्य भी है और आश्रित उपवाक्य भी है, तो इस क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए, वाक्य में कौन सा वाक्य। गायिका द्वारा, से के द्वारा तुम्हारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक, ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, इसको कृतवाच्य में बदलना है, तो कृतवाच्य के लिए कर्ता ने शब्द से जोड़ना है, तो दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही सही है। ठीक ना, ये तुम्हारा कर्ता, पहला जो है दुकानदार और उचित में, ये तो तुम्हारा से के द्वारा, ये तक कर्मवाची है, दुकानदार द्वारा ये होगा नहीं। ठीक, दुकानदार उचित मूल्य, कर्ता यानी कृतवाची में ने शब्द आता है, तो दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ठीक,
उससे हंसा नहीं जाता वाक्य में कौन सा है? तो हंसा नहीं जाता यानी ये क्या है, भाववाच्य है। हंसा नहीं जाता, ठीक है, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। धर्म गुरु ने कामिल बुल्कियों की बात मान ली, कर्मवाच्य में धर्म गुरु द्वारा, ठीक, से के द्वारा इसको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्या है, ये कृतवाच्य में है, ने है ना, धर्म गुरु ने, तो ये कृतवाच्य है, ठीक। तो इसका आप देखते धर्म गुरु द्वारा काबिल बुल्के की बात मानी गई। इसका क्या होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक। तो इसका जो होगा कर्मवाच्य में बदलना है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर कभी देखा जाएगा को वाच्य का भेद बताइए, ठीक। फिर कभी देखा जाएगा, तो ये तो कृतवाच्य होगा नहीं, ठीक, इसका कृतवाच्य होगा नहीं, देख सकते हैं आप, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारे सामने, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा कर्मवाच्य आप लगा सकते हैं इसको आराम से, क्या होगा, पहले का ख, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भय की अधिकता से किस रस की निष्पत्ति होती है, ठीक। आप बता सकते हैं इसका पहले का जो होगा, जब भय होगा तो क्या होगा, भयानक रस होगा। कोई भी क्या होता है, भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, भय, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ग होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक। निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है, ठीक। आप देख सकते हैं निर्वेद जो किस रस का अस्थाई भाव है, ठीक। तो जो निर्वेद है वो आपका किस रस का अस्थाई भाव है, आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, निर्वेद जो आपका है, निर्वेद किस रस का अस्थाई, शांत रस का है, क्या है, शांत रस का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पहला। तो ये निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है, तो आप लगाओगे क्या, शांत रस। आपसे पूछ सकता है अस्थाई भाव, आपको याद करके जाना है पेपर में। तनकर भला यूं बोल उठा राणा, तो मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपयुक्त वाक्य में कौन सा रस है, ठीक ना। तो इसमें आपकी वीरता दिखाई दे रही है, शौर्य दिखाया जा रहा है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वीर रस होगा, क्या होगा, वीर रस होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक ना। आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर को। कभी विभत्स रस से क्या होता है, विभत्स रस जो होता है इससे क्या निकलता है आपको, इससे विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, पांचवे को जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विभत्स रस का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उत्साह। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक। क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक। इसके बाद सो फ्रेंड्स हमने व्याकरण में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं भाषा पाठ की, ठीक। हिंदी की बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको घर से क्या करना है, अच्छे से बुक्स को पढ़कर जाना है, सारे चैप्टर्स को, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक। हलदार साहब से हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उसे कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिस बाजार वो कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल और एक सीमेंट छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इस नगर पालिका में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर में मुख्य बाजार के एक मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। ये कौन से नेताजी चश्मा, ये जो है उसका ये चैप्टर है, उस चैप्टर से ये लिया गया है, आप इसको पढ़। हलदार साहब को उस कस्बे से गुजरना पड़ता था हर महीने, हर हफ्ते, हर 15वें दिन, हर उस दिन। आप देख सकते थे यहाँ पे क्या, हलदार साहब को 15वें दिन गुजरना पड़ता था। फर्स्ट लाइन में ही दिया था कितने दिन, 15वें दिन। तो आपको यहाँ पढ़ना है, एक बार इसको पढ़ के फिर हर 15वें दिन। दूसरा, जिसे पक्का मकान कहा जा सके, कस्बे में वैसे बहुत सारे मकान थे, एक भी मकान नहीं था, सारे मकान थे, कुछ ही मकान थे। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप पैसेज में आके सिलसिले में, ठीक। जिसे पक्का मान कहा जैसे वैसे कुछ ही मकान थे, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया, कुछ ही मकान थे, जिसे, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कुछ ही मकान थे, ठीक ना।
कुछ ही मकान थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं क्या पूछा है, नगर पालिका कौन सा काम करवाती थी, सड़क पक्की करवाती थी, स्कूल खुलवाती थी, पेशाब घर बनवाती थी, कबूतरों की छतरी बनवाती थी। ठीक, आप देख सकते नगर पालिका कौन सा काम नहीं करती थी, सड़क पक्की करवाती, पेशाब घर बनवाई थी, फिर कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, स्कूल खुलवाती थी, ये काम उसने नहीं किया। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पैसेज में जो भी काम दिया है उसमें स्कूल खुलवाने की कहीं बात नहीं की गई है। देख सकते हैं यहाँ पे नगर पालिका कुछ काम करती थी, कोई सड़क पक्की करवा दी थी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी थी, कभी सम्मेलन करा दिया था, लेकिन स्कूल बनाने की बात नहीं कही गई है। इसलिए क्या होगा उसका ऑप्शन नंबर ख क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, ये काम वो नहीं की थी। कस्बे में नहीं था लड़कों का स्कूल, सीमेंट का छोटा कारखाना, ठीक, लड़कियों का स्कूल और मॉल। ठीक, इसका मुझे लग रहा है कि देख सकते हैं एक बार इसको, कस्बे में नहीं था, देख सकते हैं क्या नहीं था, एक बार पढ़ते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जाता, कुछ मकान थे। ठीक, वैसे एक बाजार था, कस्बे में लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, नगर पालिका भी थी, यानी मॉल नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा क्या था, मॉल नहीं था। क्या नहीं था, मॉल नहीं था। पढ़ के देख सकते हैं पैसेज को। ठीक, आपको ऐसे ही करना, पहले एक बार पैसेज को पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज में जाना है और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी, आप देख सकते थे शहर के बीचों बीच, शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पे। ठीक ना, यहाँ पे नगर पालिका की इमारत के सामने, इसका जो मुख्य बाजार के चौराहे पे नेताजी की क्या गई थी, मूर्ति लगाई गई थी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही क्या है, सही है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत अपने खेत की उपज को सर्वप्रथम कबीरपंथी मठ ले जाते थे क्योंकि। ठीक, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इसका पहले का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कबीर वो अपना साहिब मानते थे, कबीर उनके बचपन के मित्र थे, कबीर मठ में वो उपज देने की परंपरा उनके परिवार में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, कबीर को अपना साहिब मानते थे, कबीर मठ में उन्हें काफ़ी कर्ज ले रखा था। इसका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। ठीक ना, क्योंकि वो कबीर को अपने गुरु मानते थे, साहब मानते थे, इस वजह से। बाल गोविंद की व्यक्तित्व की क्या विशेषता बताइए। क्या आपको, पहला वो गृहस्थ थे, वो साधु थे, वो खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे, गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचार से क्या थे, साधु थे। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही क्या है, से गृहस्थ होते हुए भी वेशभूषा और विचार से क्या थे, साधु थे। निम्नलिखित पे पहले ये आपको क्या दिया है, पद्यांश दिया है, यानी कविता दी है, इसको पढ़ना है। ठीक, ये कृष्ण परशुराम, ये परशुराम गोपी संवाद वाला है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। मन ही मन माज रही कहिए जाई, कौन पाए ओधो नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही, चाहत होतय गुहार जति है ये उतय ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। यानी ये जो गोपियाँ हैं, उसको जो सूरदास आए थे, कृष्ण ने भेजा था, उस समय उनको समझा रही हैं कि उद्धव द्वारा लाए गए संदेश को गोपिया पर क्या प्रभाव पड़ा। गोपियों की विरह व्यथा शांत हो गई, गोपियों श्री कृष्ण को बार बार धन्यवाद देने लगी, गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, क्योंकि गोपियों के मन में एक आशा थी कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, पर उसने योग संदेश भिजवा दिया था। ठीक ना, इसकी वजह से उनकी जो दुख था उससे पहले कहीं और ज़्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक, गोपियों ने किस मर्यादा का वर्णन किया है, प्रेम की मर्यादा, भगवान की मर्यादा, संदेश की मर्यादा, समर्थ की मर्यादा। तो दूसरे का प्रेम की मर्यादा। ठीक ना, आप पढ़ सकते थे वहाँ पे। ठीक, यहाँ पे दिया है ना, कहिए जब अवधि आधार आवन की, अब संदेश धर वे सूरदास अब धर के मर्यादा न लही। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रेम की मर्यादा की बात की है। ठीक, आप एक बार घर से इसको पढ़ के जाइए अच्छे से। शून्य ध्वनि में अलंकार है, शून्य ध्वनि में देख सकते हैं 9 वर्ड बार बार आ रहा है ना। ठीक, तीसरे का जो आपका पुनरुक्ति अलंकार कौन सा है, तीसरे का ख वाला ऑप्शन सही है, पुनरुक्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर का शून्य ध्वनि में अलंकार कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। उक्त तैधार बही, उत में से अभिप्राय है कृष्ण की तरफ से, गोपियों की तरफ से, उद्धव की तरफ से, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उतते धार बही, ठीक, माने उनकी जो विचार है उधर से गलत संदेश आया है, यानी उतते धार बही मतलब कृष्ण की तरफ से। उत माने कृष्ण की बात कर रही है गोपियाँ। ठीक, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे दिया था उधर, अब आगे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मन ही मन माझ रही। अच्छा, इसी को तो कर रहे थे। सूरदास अब धीर धरही को
उतते धार बहे, अवधि अधार अवन की तन मन अवन सुरही। यहाँ पे दिया है उतते धार बहे, चाहत होते हुआर जतहि ते उतते धार बहे, यानी कृष्ण के लिए पति बोल गई हैं उधर से, यानी कृष्ण की तरफ से। तो सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कृष्ण। कौन सा होगा, कृष्ण की तरफ से, ऑप्शन नंबर क। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे इन्होंने पूछा है गोपियों किस उम्मीद से विरह वेदना सहन कर रही थी, युग का संदेश मिलने की, कृष्ण के आने की उम्मीद में। ठीक, गोपियाँ किस उम्मीद में विरह की वेदना सहन कर रही थी, उनको ऐसा उम्मीद था कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही सही है। ठीक, उसके बाद पढ़ते शिव धनु को टूटने पर परशुराम क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि वह धनुष बहुत महंगा था, क्योंकि वह धनुष उनके गुरु का था, क्योंकि वह धनुष उनके पिता ने उपहार में, क्योंकि वह धनुष परशुराम लेना चाहते थे। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो कृष्ण क्या शिव को गुरु मानते थे, और वो धनुष किसका था, उनके गुरु शिव का था, इस वजह से वो गुस्सा हुए थे। किसके वचन को कोटि कुलिस के समान बताया गया है, कोटि कुलिस के समान बताया गया है, लक्ष्मण के। ठीक, लक्ष्मण को वो बोलते हैं। ठीक, इसकी जो वाणी है क्या है, कोटि कुलसी है, यानी कांटों की से भरी हुई है। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक, इसका और जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, लक्ष्मण के। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पूरे पेपर को एक बार कीजिए। ठीक, ऐसे और क्वेश्चन हम 2-4 अपने इस चैनल पे कराएंगे, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए ताकि जो भी हम अपडेट डालें उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।